प्रश्न देखेंगे कि आज के विविध प्रश्न किस प्रकार के हैं। ठीक है, लिखिए पहला प्रश्न लिखिए। पहला विविध प्रश्न, पहला प्रश्न है भारत एवं अफगानिस्तान के द्वारा, भारत एवं अफगानिस्तान के द्वारा, भारत एवं अफगानिस्तान के द्वारा भारत एवं अफगानिस्तान के द्वारा बना मैत्री बांध का नाम क्या है। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बना मैत्री बांध का नाम क्या है। इन दोनों ने मिलकर एक बांध बनाया है जिसका नाम है मैत्री बांध। मैत्री बांध यानी कि कहा गया है उसको मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसका नाम क्या है। उस बांध का नाम है सलमा बांध। क्या नाम है उस बांध का? सलमा बांध। सलमा बांध अफगानिस्तान के पश्चिमी हेरात प्रांत में है। कहाँ है ये सलमा बांध? कहाँ है? अफगानिस्तान के पश्चिमी हेरात प्रांत में, पश्चिमी हेरात प्रांत में। और ये जो अफगानिस्तान का पश्चिमी हेरात प्रांत है, इसकी सीमा मिल रही है ईरान से। किससे मिल रही है? ईरान से इसकी सीमाएं मिल रही है। ठीक है, तो ये हो सकता है प्रश्न पूछ ले इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ पोशाक बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ पोशाक बनाने के लिए बुलेट प्रूफ पोशाक बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पोशाक बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ पोशाक बनाने के लिए जिस बहुलक का हम प्रयोग करते हैं उस बहुलक का नाम है यानी पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट्स नाम का एक बहुलक होता है जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ पोशाक बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसको कई बार आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट्स का कई बार दूसरा नाम भी मिलता है स्पेक्ट्रा। क्या मिलता है इसका नाम? स्पेक्ट्रा। ठीक है, क्या है दूसरा नाम? बाई चांस ऑप्शन में मिल जाए पॉलीकार्बोनेट या स्पेक्ट्रा, ये दोनों भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कोपेनहेगन के अनुसार भारत 2020 तक, कोपेनहेगन के अनुसार भारत 2020 तक कितने प्रतिशत कार्बन का उत्सर्जन कम करेगा। कितने प्रतिशत कार्बन का उत्सर्जन कम करेगा। तो कितने प्रतिशत कार्बन का उत्सर्जन कम करेगा भारत, और ये बात कर रहा है 2020 तक। भारत को कितने का करना था, वो लक्ष्य रखा था भारत ने 20 से 30% तक हम कार्बन के उत्सर्जन में कटौती कर देंगे।
और जब कार्बन की मात्रा हमारे वायुमंडल में ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा पैदा हो जाता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी के वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाती है और उसमें महत्वपूर्ण गैस होती है कौन सी? कार्बन। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन। देखिए ये कई प्रकार के प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, जैसे जैव विविधता से संबंधित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ऐसे पर्यावरण से संबंधित थे कोपेनहेगन, ठीक है, ऐसे पृथ्वी यानी कि पृथ्वी दिवस से या पृथ्वी पर्यावरण के संबंध से है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ऐसे कई प्रकार के सम्मेलन हैं जिनकी वजह से हम पृथ्वी की रक्षा करते हैं, ठीक है। आगे है यानी उसकी हम जलवायु को, उसके एटमॉस्फेयर को हम अच्छा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, हाँ शेख सलीम चिश्ती की, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? पिछले जो क्वेश्चन इससे पहले जो लिखे हैं वो सब लिखते जा रहे हैं ना सही तरीके से, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दरगाह, ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है जी। फतेहपुर सीकरी ये आगरा के नजदीक है। कहाँ, किसके नजदीक है? आगरा। आगरा से 34 किलोमीटर दूर है। कितने दूर है? आगरा से 34 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कितने किलोमीटर दूर है आगरा से? 34 किलोमीटर, ठीक है। देखिए शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में एक खानकाह में निवास करते थे। खानकाह होता है सूफियों का निवास करने का स्थान, जहाँ सूफी लोग रहते थे, ठीक है। इस्लाम धर्म में सूफी लोग वो हैं जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं और उनके शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। वो भी कई भागों में विभाजित था। तो ऐसे ही सूफी सिलसिले के लोग, सूफी सिलसिले के एक संत थे शेख सलीम चिश्ती, तो यह रहते थे फतेहपुर सीकरी में और इनके आशीर्वाद का उस क्षेत्र में बड़ा ही प्रभाव था। तो जब इनके आशीर्वाद के बारे में अकबर को पता चला, क्योंकि अकबर की कोई संतान नहीं थी उस समय, तो शेख सलीम से मिलने के लिए अकबर आगरा से, कहीं तो उल्लेख है कि 22 बार पैदल गया, कहीं उल्लेख है कि 15 बार आगरा से फतेहपुर सीकरी तक अकबर पैदल नंगे पैर गया, ठीक है। तो कहा जाता है कि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था शेख सलीम चिश्ती ने कि आपके पुत्र होगा, और बाद में उनके पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने शेख सलीम के नाम पर ही, उसका नाम क्या रखा? सलीम रखा। प्यार से उसे अकबर शेखू बाबा कहकर पुकारता था और बड़ा होकर वह शेखू बाबा या सलीम जहांगीर के नाम से जाना जाता था। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा कई बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया, ठीक है। चारों तरफ से फतेहपुर सीकरी की बाउंड्री करवाई, उसमें पंचमहल, मरियम उज्जानी का महल, बीरबल का महल, ठीक है, बुलंद दरवाजा जो गुजरात विजय की स्मृति बनवाया था, आदि अनेकों भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करवाई? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करवाई? वेदांत कॉलेज की बात करें,
तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाई थी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में करवाई। कब करवाई थी? 1825 में करवाई। इस वेदांत कॉलेज में जो अध्ययन होता था, भारतीय पद्धति की शिक्षा थी, उसका भी अध्ययन मिलता था। भारतीय अध्ययन भी था इसमें, भारतीय अध्ययन। दूसरा इसमें पाश्चात्य अध्ययन, यानी कि आप जो यूरोपियन कंट्री उस समय थे, पश्चिम देशों में जो भी स्टडीज चलती थी, यानी कि अंग्रेजी की भी अध्ययन आप इसमें कर सकते थे। और इसमें आप भौतिकी का भी अध्ययन कर सकते थे। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा वेदांता कॉलेज की स्थापना करवाई गई। राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? युगदूत। युगदूत राजा राम मोहन राय को किसने किया? किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पितामह, भारतीय जन जागरण का पितामह, या अकबर द्वितीय ने मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए भी बहुत काम किया था। सती प्रथा में भी इनका बड़ा अहम योगदान माना जाता है, और कहीं हद तक इनके काफी प्रयास के बाद उस सती प्रथा को समाप्त किया गया था। राजा राम मोहन राय के भाई थे, उनके भाई का निधन हो गया था। उसके बाद में जो उनकी भाभी थी राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय की भाभी थी, उनका नाम था अलका मंजरी। क्या नाम था उनका? अलका मंजरी। तो जब उनके भाई के निधन के बाद जब इस अलका मंजरी को सती होना पड़ा, तो राजा राम मोहन राय को बड़ी पीड़ा हुई, और उसके बाद में, उस असहनीय पीड़ा के बाद में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अपना एक आंदोलन छोड़ दिया। किसके खिलाफ? सती प्रथा। और बाद में फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसके पीरियड में, कब? 1829 में कौन से एक्ट के द्वारा? एक्ट 17 के द्वारा भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित करवा दिया। अब कई बार यहाँ एक प्रश्न ये भी मिल सकता है कि भारत में सती प्रथा का उल्लेख कहां से मिलता है, और उल्लेख कैसा? लिखा हुआ, लिखित अभिलेख सती प्रथा का कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो मिला है एरन अभिलेख से। कहां से मिला है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख 510 एडी में गोप राजा की पत्नी थी, जिसका नाम था राजकुमार। राजकुमार भारत की, या उस पीरियड की, या आज तक की अंतिम होने वाली सती है, राजकुमार। अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामी को अमेरिका में, गुलामी को अमेरिका में, गुलामी को अमेरिका में, गुलामी, गुलामी स्लेव, गुलामी, हाँ हाँ, गुलामी को अमेरिका में किसने समाप्त किया? गुलामी को, गुलामी को अमेरिका में किसने समाप्त किया? गुलामी यानी कि दासता, दास बनाने की प्रथा थी उस समय अमेरिका में। तो गुलामी को अमेरिका में समाप्त किसने किया था? तो गुलामी को अमेरिका में समाप्त किया था अब्राहम लिंकन ने। किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने समाप्त किया था। और अब्राहम लिंकन ने
लोकतंत्र के सही मायने में अब्राहम लिंकन के द्वारा एक थॉट दिया गया, एक विचार दिया गया, एक परिभाषा दी गई, और कई बार उस लिंकन के द्वारा दी हुई परिभाषा को कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है और यूपीएससी के साक्षात्कार में भी कई बार पूछ लेता है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा डेमोक्रेसी के ऊपर एक परिभाषा दी गई है डेमोक्रेसी की, उनकी भाषा में वो क्या है। ठीक है, तो वो कह रहा है, वो कहते हैं कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता की सरकार जनता के लिए, यानी कि जनता की, यानी कि जनता की सरकार, यानी कि जो सरकार है वो किसकी है? जनता की है। और किसके लिए है? जनता के लिए है। इसलिए जो सरकार है वह जनता का नौकर है, न कि सरकार की नौकर है जनता। तो उनको बड़े अच्छे शब्दों में अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया। हाँ, अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी बाद में, और ज्यादातर अमेरिकी प्रेसिडेंसियों की कार दुर्घटना में या फिर हत्या ही कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति, हाँ, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति, तो ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो सबसे पहले लिखना एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, कांच, लोहा, बर्फ, समुद्री जल, समुद्री जल, साधारण जल, नॉर्मल जल की बात आती है, साधारण जल, वायु, और फिर निर्वात। तो सबसे ज्यादा किसमें होती है? एल्युमिनियम में होती है। सबसे कम किसमें होती है? निर्वात में तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो कई बार इनको आरोही और अवरोही क्रम में पूछ लेता है, या फिर कई बार आपसे कैसे पूछ लेता है कि ध्वनि की गति निम्न में से किसमें सबसे अधिक होती है। एक बार दोबारा से बोल रहा हूं, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है और सबसे कम किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक एल्युमिनियम, यानी ठोस चीज, एल्युमिनियम, फिर उसके बाद में कांच में, फिर लोहा में, फिर बर्फ में, समुद्री जल में, साधारण जल में, वायु में और निर्वात में। निर्वात में सबसे कम होती है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को तोड़ मरोड़ के पूछता है। मैं दोबारा से तुमको इस प्रश्न को पूछूंगा, देखिए कैसे। मैं ये ऑप्शन नहीं दे रहा हूं तुम्हें, मैं ऑप्शन क्या दे रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि निम्न में से ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, यहां दे रहा हूं ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको बर्फ, वायु, जल, और तीसरा डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कि निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी? किसमें सबसे अधिक किसमें होगी? अरे ठोस में यार, ठोस क्या है? देख नहीं रहे यहाँ बर्फ कहाँ है? इतना तो कम से कम ध्यान रखिए, आप लायक पढ़ रहे हैं भाई। आगे लिखिए अगला क्वेश्चन, कम से कम हिसाब किताब से देखिए क्या लिख रहा है क्या नहीं लिखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रथम भारतीय, ऐसे पूछता है पेपर में, तुम कहोगे जी ना जी हमें तो एल्युमिनियम पढ़ा है एल्युमिनियम ठीक है, लेकिन इन ऑप्शन में देखिए इनमें कौन सा आ रहा है। अगर तुम ये क्रम से याद है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ऐसे पढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रथम भारतीय पनडुब्बी, प्रथम भारतीय परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? प्रथम भारतीय परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? प्रथम भारतीय परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी?
परमाणु पनडुब्बी कौन सी? प्रथम भारतीय परमाणु पनडुब्बी, प्रथम भारतीय परमाणु पनडुब्बी कौन सी? देखिए, भारत में परमाणु पनडुब्बी की या विश्व में परमाणु पनडुब्बी की आवश्यकता क्यों हुई? फॉर एग्जाम्पल हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ माना कि चाहे पनडुब्बी आपके बंगाल की खाड़ी में हो, चाहे पनडुब्बी आपके अरब सागर में हो, चाहे पनडुब्बी आपके हिंद महासागर में हो, या पनडुब्बी कहीं हो, जल भी तो होती है, ठीक है। अगर पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी से पहले जो पनडुब्बियां थी वो नॉर्मल पनडुब्बियां थी जिनमें ईंधन की आवश्यकता होती थी, जो डीजल, पेट्रोल या प्रणोदक आदि अच्छे ईंधनों से चलती थी। तो माना कि कोई पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में तैनात है और उस पनडुब्बी में केवल इतनी क्षमता थी कि वह एक बार ईंधन भरने के बाद में 10-15 या हफ्ता 10 दिन ही अपना घूम घाम के और फिर दोबारा से वही आ जाती थी जहां से वह अपना ईंधन लेना था या जहां उनका ईंधन सेंटर था। या वो नहीं है तो कोई और तो आएगी वहां ईंधन लेंगे। माना कि फॉर एग्जाम्पल मुंबई से पनडुब्बी चली और यहाँ अपना हफ्ता 10 दिन घूम घाम के और दोबारा ईंधन लेके कहाँ जाएगी? यही तो जाएगी। तो ऐसे लोग ट्रैक कर लेते थे, क्या कर लेते थे? उसकी रेकी कर लेते थे कि हाँ ये अब चली गई तो ये आएगी 10 दिन में, 15 दिन कभी तो आएगी क्योंकि ईंधन खत्म होगा। तो उस वजह से जो हमारी नौसेना की जो या फिर दुनिया की या विश्व में जो भी नौसेनाएं थी उनकी जो सीक्रेट थी वो आउट हो जाती थी। तो बाद में फिर क्या हुआ कि पनडुब्बी को परमाणु बेस्ड बनाया गया और परमाणु आधार पर बनने वाली जो पनडुब्बियां होती हैं वो कई महीने जल में रह सकती है। तो ऐसे ही भारत की जो पहली प्रथम परमाणु पनडुब्बी बनाई गई थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चक्र। चक्र क्या नाम है? चक्र नाम है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशाश्वमेध घाट कहां पर है? दशाश्वमेध घाट कहां है? दशाश्वमेध घाट कहां है? तो ये घाट है आपके काशी या वाराणसी। कहां है? काशी या वाराणसी में, जहां ये दशाश्वमेध घाट है। और काशी वाराणसी में कुल 84 घाट हैं। कितने घाट हैं? 84 घाट हैं। दशाश्वमेध घाट इसको इसलिए बोला जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों को यज्ञ में बलि दे दी। दशाश्वमेध घाट किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित, वो ब्रह्मा से, भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। तो भगवान ब्रह्मा ने इसी स्थान पर 10 घोड़ों की बलि चढ़ा दी जी। इसीलिए इसको दशाश्वमेध घाट के नाम से जाना जाता है। कई बार नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो यहाँ कई बार पूजा अर्चना करते हैं, इसी घाट पे करते हैं, ठीक है। और एक घाट और पूछता है कई बार, एक घाट है 80 घाट। 80 घाट भी आपके वाराणसी या काशी में स्थित है। इन्हीं 84 घाटों में से एक घाट है 80 घाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कण कहां बनते हैं? लाल रक्त कण कहां बनते हैं? लाल रक्त कण कहां बनते हैं? लाल रक्त कण, लाल रक्त कण कहां बनते हैं?
लाल रक्त कण को क्या बोल देते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो ये बनते क्या हैं? रेड ब्लड सेल बनते हैं आपके बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, बोन मैरो में। आरबीसी कहाँ बनते हैं? लाल कण कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, ठीक है। लेकिन कई बार प्रश्न परीक्षा में यह पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यानी कि जो आरबीसी जो डेड होती हैं, जो डेड सेल होती हैं, जो मर जाती हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं मर जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो मर जाती हैं, क्योंकि इनका जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। कितने का होता है? 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद ये मर जाती है। और कहाँ जाकर मर जाती है? कहाँ मरती है ये? फिलिया। और फिलिया को क्या कहते हैं? तिल्ली, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान फिलिया या तिल्ली को कहा जाता है। रेड ब्लड सेल बंदी किसमें है? बोन मैरो में, जिसे अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने तोपों का प्रयोग, किस शासक ने तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किया? यानी तोपों का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किस शासक ने किया? दूसरे शब्दों में, तो किस शासक ने भारत में तोपों का प्रयोग किया था? तो तोपों का प्रयोग किया था भारत में, वो किया था बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने किया था। और बाबर ने जिस तरीके से उन तोपों को लगाया था, उस नीति को क्या कहते हैं? बाबर ने कौन कौन सी युद्ध की नीति अपनाई थी? एक थी तुलगमा, एक तुलगमा नीति थी बाबर की। ये नीति थी बाबर की, युद्ध लड़ने की नीति थी बाबर की। और एक दूसरी पद्धति बाबर की युद्ध लड़ने की, उस्मानी विधि। क्या थी? उस्मानी विधि। उस्मानी विधि में क्या करता था बाबर? उस्मानी तरीके से, यानी उस्मानी विधि बाबर ने रशियन से या रूस से सीखी थी, या मध्य एशिया से सीखी थी। ये भी मध्य एशिया से सीखी थी। तो उस्मानी विधि में क्या होता है? तोपों का सजाना, तोपों का लगाना, युद्ध में तोप कैसे लगाई जाए, ठीक है। तो ये आती थी उस्मानी विधि के अंतर्गत। तुगलमा नीति एक युद्ध की नीति थी। तोप लगने के बाद में उन तोपों को एक चमड़े की रस्सी से बांध दिया जाता था, उसके पीछे घोड़े या उसके पीछे फिर सेना, ऐसे थे। इस पद्धति को, पूरी की पूरी पद्धति को कहते थे, उस युद्ध की पद्धति को कहते थे तुलगमा पद्धति, ठीक है। तुलगमा पद्धति को कई बार ये पूछा जाता है कि अकबर ने कहां से ग्रहण की थी? ये तो ये की थी आपने, अकबर ने मध्य एशिया से। कहां से सीखी? मध्य एशिया से, मध्य एशिया। और मध्य एशिया में भी कहां थे? उज्बेकों से सीखी थी अकबर ने। किससे सीखी? बाबर ने, सॉरी, बाबर ने कहां से सीखा था? इसे मध्य एशिया से सीखा था। मध्य एशिया में किससे? उज्बेकों से सीखी थी, ठीक है। जो एक युद्ध की बहुत शानदार नीति थी, जिसकी वजह से अकबर ने, सॉरी, जिसकी वजह से बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इन दोनों विधि से, प्लस जो इन तोपों का निरीक्षण कर रहा था, मुफ्तबा और तोपची नाम के जो व्यक्ति थे, उनके पास इस प्रकार के युद्ध लड़ने की असाधारण कला थी, जिसकी वजह से बाबर पानीपत के युद्ध को तोपों के बल पर जीत गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे बस, ठीक है। देखिए, गैल्वनाइजेशन का क्या अर्थ है? गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन, हाँ, गैल्वनाइजेशन का क्या अर्थ है? यानी गैल्वनाइजेशन कौन सी प्रक्रिया है? गैल्वनाइजेशन का अर्थ क्या है? तो गैल्वनाइजेशन का अर्थ ये होता है
कि जो भी हमारे पास लोहा होता है, लोहे के ऊपर एक जस्ते की परत चढ़ा देते हैं जिससे उस लोहे पर जंग न लगे। लोहे को जंग से रोकने के लिए जस्ते का लेप किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये गैल्वेनाइजेशन में जस्ते का प्रयोग किया जाता है और जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है। किसके ऊपर? लोहे के ऊपर इसका लेप चढ़ा दिया जाता है और इस प्रक्रिया को बोल देते हैं क्या? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है जी हाँ, बस जस्ते की परत को लोहे के ऊपर जब चढ़ाते हैं तो उससे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे कि लोहा सुरक्षित रहे। तो इस तरीके से ये आपके वेद प्रश्न होते हैं। ठीक है, बाकी इसी तरीके से आप इन वेद प्रश्नों को पढ़ते रहना। ठीक है, बाकी कल की क्लास में करवाएंगे जो भी होगी। क्या होता है? क्या